तो चलिए आज के क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे कि हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी के अंदर जो कान प्रेजेंट होते हैं, ये कान बैलेंसिंग के लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं। हियरिंग वाला देख चुके थे, बैलेंसिंग को देखने के लिए इस सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर ये वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। बस इसी को हम लोग यहाँ पे जूम किए और यहाँ पे चिपका डाले। देखिए ये जो आपका ईयर का फोटो आप देख रहे हैं, तो जिस जगह पे आपका मिडिल ईयर खत्म होता है, यानी कि स्टेप्स खत्म होता है, इसके बाद रहता है आपका ओवल विंडो। इस ओवल विंडो के जस्ट पीछे में आपका स्टार्ट हो जाता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल रहता है और नीचे की तरफ रहता है आपका कॉक्लिया। अच्छा, इसी फोटो को हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं। ओवल विंडो के जस्ट पीछे से एक वेस्टिबुलर एपरेटस स्टार्ट हो जाता है। वेस्टिब्यूल का मतलब डक्ट टाइप का एक एपरेटस स्टार्ट हो जाता है, जहां पे बहुत सारे डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा पोर्शन हमारा आ जाएगा इंटरनल ईयर, और कान में सबसे कॉम्प्लेक्स होता है आपका इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर को पास किए, किसमें जंप कर गए, ओवल विंडो में। ओवल विंडो के पास उसके बाद वी फाइंड दैट देयर आर टू चेंबर्स। दिस वन इज द फर्स्ट चेंबर एंड दिस वन इज द सेकेंड चेंबर. There are two chambers. The first chamber is called as the utricle and the second chamber is called as the saccule. यूट्रिकल ये जो चेंबर दिख रहा है, इसी चेंबर से निकलते हैं आपके 3 गो सेमी सर्कुलर कैनाल। इसी यूट्रिकल से दिस यूट्रिकल opens into 3 ducts. First one is this one, located at the anterior portion. सामने की तरफ कान किधर से शुरू हो रहा है, इधर से कि इधर से? इधर से शुरू हो रहा है। इधर से ना हम लोग बात कर रहे थे, सब कुछ को छोड़ करके मिडिल ईयर के बाद इंटरनल ईयर में जंप कर गए थे। तो दिस यूट्रिकल, दिस चेंबर यूट्रिकल, दिस ओपन्स इनटू 3 डक्ट्स. दिस वन इज द एंटीरियर डक्ट, सामने की तरफ. दिस वन इज द पोस्टेरियर डक्ट, पीछे की तरफ. एंड दिस वन इज द लेटरल डक्ट, लेटरल साइड में, उसके जस्ट बगल में। तो लेटरल डक्ट यहां पे प्रेजेंट होता है। ये वाला जो डक्ट है जो एंटीरियर पोर्शन में आपका रहता है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज द एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। सामने की तरफ है तो एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाला पीछे की तरफ है तो पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर डक्ट या कैनाल, ये वाला बगल में है तो लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट या लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। फोटो देख के आप लोग बता सकते हैं विच इज द कॉमन पॉइंट ऑफ देयर ओरिजिन? अप्रोक्सीमेटली दिस प्लेस। देखिए ना, इस जगह में एंटीरियर कैनाल भी मिल रहा है और यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका पोस्टेरियर कैनाल. So this one is the common point between the anterior duct and the posterior duct, and this common point, this common region is called as the crus commune. या इसको आप लोग commune भी बोल सकते हैं, common place commune, crus commune. Anterior वाला जो duct देख रहे हैं, this duct is swollen at its base at one point. ये जो डक्ट है एक पोर्शन में थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, स्वोलन रहता है. कैन यू फाइंड आउट दैट पोर्शन इन दिस डक्ट? विच वन? दिस पोर्शन. देखिए यहां पे स्वोलन है, देखिए हम बनाए हुए हैं, ये देखिए यहां पे स्वोलन कर गया है, फूल गया है. इधर भी देखिए स्वोलन हो गया है. सिमिलरली पोस्टेरियर डक्ट में भी स्वोलन पार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टेरियर रीजन, that swollen part. Likewise आपके जो लेटरल डक्ट है, लेटरल डक्ट में भी एक swollen part प्रेजेंट होता है. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्शन है, the swollen part of the anterior duct and the lateral duct is present at the anterior portion, while that of the posterior duct is present at the posterior portion. और swollen part को ही हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? स्वोलन पार्ट को बायो में हम लोग बोलते हैं एम्पुला.
तो इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं एम्पुला ऑफ द एंटीरियर डक्ट, इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं एम्पुला ऑफ द लेटरल डक्ट, पोस्टेरियर वाला के अंदर थोड़ा सा इधर पीछे अगर लेवलिंग कर देंगे तो इसको बोल देंगे एम्पुला ऑफ द पोस्टेरियर डक्ट। इस तरीके से आपका 3 गो डक्ट होता है और तीनों डक्ट का एम्पुला प्रेजेंट होता है। ये जो एम्पुला वाला पोर्शन रहता है इसी के अंदर देयर आर सम पैचेस ऑफ सेल्स, देयर आर सम लेयर्स ऑफ सेंसरी सेल्स, and these cells, these layer of cells present in the ampulla of the 3 semicircular canals are called as cristae। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी या क्रिस्टा। ओके, नीचे जब हम लोग आएंगे यूट्रिकल और सैक्यूल मिलेगा। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नीचे जब हम लोग आएंगे तो वी फाइंड 2 चेंबर्स, यूट्रिकल एंड द सैक्यूल। यूट्रिकल और सैक्यूल, जिस डक्ट जो कॉमन डक्ट है इनका, ये यूट्रिकल हो गया, ये सैक्यूल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन डक्ट है, दिस डक्ट, दिस पोर्शन, दिस वन इज कॉल्ड एज यूट्रिको सैक्यूलर डक्ट। ये यूट्रिकल, ये सैक्यूल, तो ये डक्ट को बोलेंगे यूट्रिको सैक्यूलर डक्ट। ओके, इस डक्ट से, इस डक्ट के बगल से देखेंगे तो एक और डक्ट निकल रहा है। ये वाला पोर्शन के बगल से देखेंगे, यहां पे देखेंगे एक और डक्ट निकल रहा है, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। दिस वन जो एकदम पोस्टेरियर पोर्शन में प्रेजेंट है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। दिस डक्ट इज लीडिंग टू अ सैक लाइक चेंबर, एक बैग लाइक चेंबर में ये जो डक्ट है, दिस डक्ट इज लीडिंग टू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला के जैसा स्ट्रक्चर है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सैकस एंडोलिम्फेटिकस। सैकस, सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैकस एंडोलिम्फेटिकस। इसका रोल उतना ज्यादा नहीं है, फिर आपका सिलेबस वगैरह में नहीं रहता है। इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वही चीज में भरा हुआ रहता है। The region between the duct between the saccule and the cochlea, ये आपका सैक्यूल है, ये आपका कॉक्लिया है। सैक्यूल और कॉक्लिया का जो बीच का जो डक्ट है, ये जो डक्ट है, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे डक्टस रीयूनियंस। डक्टस रीयूनियंस, वो रीयूनियन वाला स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे REUNIENS है, रीयूनियंस है। इस तरीके से इस डक्ट को हम लोग डक्टस रीयूनियंस, और यहां से फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉक्लिया। हमारा ईयर में, ये जो हमारा इंटरनल ईयर है, यहां पे 2 गो टाइप का सेंसरी सेल पाया जाता है। हमारा इंटरनल ईयर में बैलेंसिंग का काम करने के लिए 2 टाइप का सेंसरी सेल प्रेजेंट होता है। एक को हम लोग बोल दिए क्रिस्टा एम्पुलरिस। यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है दूसरा टाइप का सेंसरी सेल। यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है दूसरा टाइप का सेंसरी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला। क्रिस्टा एम्पुलरिस इज कंसर्न्ड विथ डायनेमिक मूवमेंट, इक्विलिब्रियम। हमारा कान जो है बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। कहे कि ये सब पूरा डक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, एंडोलिम्फ जिसको हम लोग बोलते हैं। और फ्लूइड, आपको पता है कि अगर आप अपना हेड को ऐसे रखेंगे ना और यहां से ऐसे मोड़ देंगे ना लेफ्ट साइड, तो जो आपके कान में जो फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड भी बाएं तरफ मुड़ जाएगा। अरे वही वाला एग्जांपल, ग्लास वाला एग्जांपल। ग्लास में पानी था, ग्लास को आप बाएं तरफ मोड़ दीजिए, पानी नहीं मुड़ेगा, पानी भी झुक जाएगा बाएं तरफ। ग्लास को आप राइट तरफ मोड़ दीजिए, पानी उसी तरीके से। हाँ, जब हम अपना हेड को लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव कराते हैं, तब हमारे कान की ये फ्लूइड भी लेफ्ट राइट मूव करते हैं। या फिर जब हम अपने हेड को ऐसे रोटेट करवाते हैं, तब हमारा ये यूट्रिकल सैक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है, जो मैकुला रहता है, इसके पास जो फ्लूइड रहता है, ये फ्लूइड भी रोटेट करता है।
इसी की वजह से तो जब हम लोग रुक जाते हैं फिर चक्कर आता है। तो यही फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हम बोले कि क्रिस्टा जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जो हमारा बैलेंसिंग है, दो टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक हो सकता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब मूवमेंट के समय बैलेंस को बनाना, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप रुके हुए हैं, इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो क्रिस्टा एम्पोलरिस हेल्प्स इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैकुला हमारा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए मैकुला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए, क्रिस्टा आपका प्रेजेंट होता है एट द एम्पुला एंड मैकुला प्रेजेंट होता है एट द यूट्रिकल एंड सैक्यूल। कॉक्लिया के ऊपर में ये सभी एपरेटस को, पूरा सभी को हम लोग क्या बोल देंगे मिला करके, वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर 3 कंपोनेंट होता है। एक तो आपका ये सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 गो होता है। दूसरा आपका यूट्रिकल और तीसरा आपका सैक्यूल। यूट्रिकल सैक्यूल को याद रखने के लिए यूएस याद रखेंगे, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। अच्छा, या फिर यूएसएम याद रख लेंगे तो और बेहतर है, यूएसएम। यूट्रिकल सैक्यूल में प्रेजेंट होता है मैकुला, यूएसएम, इस तरीके से, ताकि आपका इधर से कंफ्यूजन ना हो। यहां पे प्रेजेंट हो क्रिस्टा एम्पोलिस। देखिए, अभी तक हम लोग क्या बात किए हैं कि हमारा कान के अंदर दो टाइप का सेंसरी सेल्स का लेयर या पैच प्रेजेंट होता है। एक को बोलेंगे क्रिस्टा, दूसरे को बोलेंगे मैकुला। क्रिस्टा बोलिए कैसा मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, कैसा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में। अच्छा, जब आप स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं तो आपका मेंटेन करता है मैकुला, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों जो है सेंसरी सेल्स का लेयर है, पैचेस है। दोनों के अंदर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग कॉक्लिया में देखे थे सेंसरी हेयर्स, वही हेयर कान में ना हेयरे वाला सिस्टम है। हाँ, हेयर का ही मूवमेंट की वजह से मैकेनिज्म को समझिए। डेप्थ में जाके हम बात कर रहे हैं कि सुनाई देता क्यों है या बैलेंस होता कैसे है, हेयर्स की वजह से। और हेयर का लास्ट पोर्शन में जुड़ा हुआ रहता है क्या, नर्व जुड़ा हुआ रहता है, वहां पे जुड़ा हुआ रहेगा, कॉक्लिया से जुड़ा हुआ रहेगा तो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर एपरेटस से जुड़ा हुआ रहता है वेस्टिबुलर नर्व। अब आप लोग पूरा एक्साइटेड होंगे स्ट्रक्चर को देखने के लिए। अरे सर दिखाइए जल्दी से कि ये हेयर्स कैसे होते हैं, कैसे होता है क्रिस्टा, कैसे होता है मैकुला, जरा इसको देख लें तो मन भर जाएगा। देखिए, क्रिस्टा का स्ट्रक्चर अगर हम आपको दिखाएं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं हेयर सेल्स, दीज ऑल आर द हेयर सेल्स। और हेयर सेल से निकला हुआ रहेगा हेयर सेल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हेयर्स बोलते हैं, निकला हुआ रहेगा। This one is the hair cell, this one is the hair tuft, TUFT, tuft का मतलब होता है गुच्छा, इंग्लिश का वर्ड है, बायोलॉजी का तो है ही नहीं। तो हेयर सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर सेल्स। ये हो गए हमारे हेयर सेल्स। अच्छा, उसी तरीके से मैकुला में भी प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स। पहले आपको कॉमन बताएंगे, फिर आपको डिफरेंस बताएंगे, मजा आ जाएगा। उसी तरीके से मैकुला में भी प्रेजेंट होता है हेयर सेल। अच्छा, चलिए भैया बनाइए, इसका कैसा होता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। दीज आर द हेयर सेल्स इन द मैकुला। इसमें भी मिलेंगे हेयर्स निकला हुआ। दिस वन विल बी अगेन कॉल्ड एज द हेयर सेल्स। हेयर सेल्स को सपोर्ट करने के लिए इनके बीच बीच में अलग टाइप का सेल होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग सेल, जिसको हम यहां पे ड्रॉ नहीं किए हैं, जरूरी नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, करेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं टू सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर, दो सेल्स विल बी कॉल्ड एज द सपोर्टिंग सेल। तो क्रिस्टा या मैकुला के अंदर, क्रिस्टा या मैकुला के अंदर बात करें तो दो टाइप का सेल होते हैं, हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल। ये जो हेयर सेल है ये पूरा फ्लूइड में डूबा हुआ रहेगा। नदी वगैरह में आप लोग नहाते होंगे ना, या तालाब वगैरह में नहाते होंगे तो देखे होंगे कभी कभी कि तालाब का पानी के नीचे में, एकदम नीचे में जो है कुछ पौधा सब एकदम तैरते रहता है।
वैसा ही अपीयरेंस होता है यहां पे। पूरा नदी है यहां पे, पूरा तालाब है। कौन सा फ्लूइड का? एंडोलिम्फ का। और उसमें तैर रहे हैं। इसको आप ऐसा इमेजिन कीजिए ना, ये ऐसा स्विंग हो रहे हैं ये हेयर सेल्स। स्विंग होंगे तो इनका परमिएबिलिटी में चेंजेस आएगा, और इसको कैच करने के लिए इससे जुड़ा हुआ रहता है क्या? कौन बोलेगा? हाँ, नर्व फाइबर्स जुड़े हुए रहते हैं। वेरी गुड। वेस्टिबुलर नर्व्स या ऑडिटरी नर्व्स, हेयर सेल से नर्व्स जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरीके से यहां पे भी हेयर सेल से नर्व जुड़े हुए रहेंगे। ये देखिए, दीज आर कॉल्ड एज द नर्व्स। These are called as the nerves. हेयर सेल्स में होगा मूवमेंट, होगा डिपोलराइजेशन, खबर पहुंचेगा नर्व्स को, लेके जाएगा खबर टेम्पोरल लोब तक। ये तो हो गया सिमिलैरिटी। अब आप बोलेंगे सर फिर काहे बना दिए दोनों को अलग अलग करके, इतना जब सिमिलर है सब कुछ, खाली घड़ा को दिखाने के लिए और यहाँ गोल गोल दिखाने के लिए? नहीं, देयर इज सम डिफरेंस। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंस ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। यहां पे जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, यहां पूरा जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जो हेयर सस्पेंडेड है, ये जो हेयर जो फ्लोट कर रहे हैं, एक जेली लाइक मटेरियल में फ्लोट कर रहे हैं। एक जेलाटिनस, इसको हम लोग बोलते हैं जेलाटिनस रीजन। And this gelatinous substance or this gelatinous region is called as the cupula. C-U-P-U-L-A. Cupula. मैकुला के अंदर भी जो हेयर सेल्स हैं, ये कोई जेलाटिनस सब्सटेंस में सस्पेंडेड नहीं होते हैं, बल्कि इनके ऊपर में देयर इज अ लेयर ऑफ सम क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देयर इज अ लेयर ऑफ सम क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ऊपर में लेयर्स रहता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर रहता है। एंड दिस लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज द ओटोलिथ। ओटोलिथ, या इसको हम लोग बोलते हैं ईयर स्टोन। ओटोलिथ का दूसरा नाम क्या है? ईयर स्टोन। कान का पत्थर, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी से पत्थर बन गया, ये सभी के अंदर होता है। ओटोलिथ इसको हम लोग बोलते हैं, ईयर स्टोन हम लोग इसको बोलते हैं। क्रिस्टा जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हेल्प करता है। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, एंडोलिम्फ हिलेगा दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, उसके वजह से आपका क्यूपुला हिलेगा, उसके वजह से आपका हेयर सेल्स हिलेगा, उसके वजह से होगा यहां पे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में चेंजेस। और इसको कैच करने के लिए या रिसीव करने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं? नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये खबर पहुंच जाएगा नर्व्स तक। यहां पे देखिए किस तरीके से काम करता है, जो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हेल्प करता है। हेयर सेल्स के बीच ऊपर में पत्थर रखा हुआ है। विच वन विल बी मोर हेवियर, दिस हेयर सेल्स और दिस स्टोन? फोटो देख के पता चला स्टोन विल बी मोर हेवियर, स्टोन्स विल बी मोर हेवियर। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, स्टोन बोल रहे हैं इसको, है? तो स्टोन जो है ज्यादा हेवियर होगा। और ये पूरा चीज तैर रहा है एक लिक्विड के अंदर जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। अब उस लिक्विड में ग्रेविटी तो काम करेगा ही। ग्रेविटी की वजह से भारी कौन? ये एक ओटोलिथ, ईयर स्टोन भारी होता है। ग्रेविटी की वजह से ये आएगा नीचे, नीचे आएगा तो ये किसको किसको पुश करेगा? स्टोन भारी है, दब रहा है, कौन दबाएगा? हेयर सेल्स दबाएगा। यही तो हम लोग चाह रहे थे। हेयर सेल का स्ट्रक्चर में हो गया चेंजेस। कितना दबा, आप कितना हेड को नीचे लेके गए, आप कितना अपना मुंडी को घुमा रहे हैं, उतना ना दबेगा। आप पूरा हेड को नीचे कर दिए, ग्रेविटी ज्यादा खींच रहा है, स्टोन फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं।
और हेयर सेल्स के ऊपर प्रेशर बन रहा है, हेयर सेल का स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, परमिएबिलिटी में चेंजेस हो रहा है, और इसी चेंज को परसीव करने के लिए यहां पे प्रेजेंट होता है नर्व्स। As a result, there is generation of the action potential in the nerve, and this action potential will travel into the temporal lobe. फिर वहां पे इंटरप्रिटेशन होगा, क्या कितना दबा है, थोड़ा सा दबा है कि पूरा दबा है, इसके हिसाब से परमिएबिलिटी में भी चेंजेस आएगा, इसके हिसाब से एक्शन पोटेंशियल भी बनेगा, और फिर एक्शन पोटेंशियल को रीड करेगा आपका ब्रेन, और फिर बताएगा कि आपको बैलेंस कैसा हो रहा है, कितना किधर आप हेड मूव करा रहे हैं। बस इतना सा बात था स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ईयर, जहां पे हम लोग हियरिंग पे तो बात कर चुके थे, और आज का क्लास में हम लोग बैलेंसिंग पे भी बात कर लिए हैं। अब आपका वर्किंग एंड एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ईयर इज टोटली कंप्लीट। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलेंगे फिर अगले क्लास के अंदर।